Welcome to the 1% Club. तो आज भी हम लोग ट्रेंड लाइन पे ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ट्रेंड लाइन जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन्स मैंने बनाना सिखाया था वो आप लोग बना रहे होंगे। कैंडल्स के बारे में जो मैंने बताया वो आप लोग कर रहे होंगे। अभी जो ट्रेंड लाइन है अगर इसको आप लोग सीख लेंगे अच्छे से तो फिर इंशाल्लाह बहुत मतलब कन्विक्शन आएगा आपको जो भी आप ट्रेड करेंगे उसको। रीजन ये है कि ये चीजें जो है मार्केट में हमेशा काम की और आने वाले टाइम पे भी हमेशा काम करेंगी। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोगों को कुछ चीजें इसमें ट्रेंड लाइन बनाने टाइम भी कुछ चीजें देखनी होती है, वो मैं बताऊंगा। निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं। अभी जैसे निफ्टी वीकली में क्या है, निफ्टी ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस जोन के पास है। ठीक है। ये निफ्टी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, निफ्टी का जो ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। ठीक है। तो अभी अगर आप देखें निफ्टी के चार्ट को तो इससे ये समझ में आया होगा कि ये एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से एक बार, दो बार, थर्ड टाइम ये यहाँ पे, इसको एक ही बार हम लोग कंसिडर करेंगे, ऊपर गई थोड़ा नीचे फिर ऊपर, तो तीन बार। और यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट समझेंगे इसको, चार बार, और ये फिफ्थ टाइम। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का जोन होता है अगर चार बार से ज्यादा हिट होता है तो चांसेस ऐसा रहता है कि ये यहाँ आवाज से। कट हो रही सर। तो मैं जैसा कह रहा था कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी एक जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का जोन होता है, जैसे एक ये रेजिस्टेंस का एक जोन है, तो यहाँ पे अगर प्राइस आ रही है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे प्राइस आ रही है, जैसे अभी निफ्टी चल रही है हमारी, कैसे चली इस, ये मतलब अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मत एक, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक जोन ही में चल रही है निफ्टी हमारी। अगर अच्छे से देखें, मैं एक जोन बनाता हूँ यहाँ पे, तो निफ्टी क्या है हमारी इस एक जोन है, इसी में चल रही है। तो अब ये देखें कि निफ्टी हमारी इस एक जोन में चल रही है, तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले ये यहाँ पे, फिर सपोर्ट की तरह ये एक्ट किया। तो इस सपोर्ट को एक बार निफ्टी ने ब्रेक किया, लेकिन यहाँ से फिर रिकवर होके ऊपर चली गई। अगर यहाँ से फॉल होना रहता निफ्टी को, तो ये जैसे इसको ये ब्रेक किए, थोड़ा ऊपर गए, फिर नीचे आके ये डाउन ट्रेंड में आ जाती वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में नहीं आई, इस जोन में कंसोलिडेट कर रही। तो रेजिस्टेंस को इसने कितनी बार हिट किया, एक बार यहाँ पे हिट किया, दूसरी बार हिट किया, थर्ड टाइम हिट किया, ये भी एक बार हम मानेंगे हिट किया यहाँ पे। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, और अब यहाँ पे निफ्टी फिर यहीं पे है। तो मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि चार बार अगर कोई एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, प्राइस यहाँ पे आके फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे आके फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे आके फिर से नीचे आ गई, फिर यहाँ पे आई, और फिर से नीचे आने के बाद जो अब जो ये फिफ्थ टाइम में इसका अप्रोच होगा ना ये रेजिस्टेंस पे, तो 50 से 60%, 70% चांसेस, मतलब गिरने का तो 50-50 तो रहता ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग 60-70%, 80% ये मान सकते हैं कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखें कोई एक जोन जब बार बार हिट होता है, जैसे यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए होंगे, अभी जो ये सेलर्स बैठे होंगे, जो सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, तो उन्होंने प्राइस को कितनी बार कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर हम देखें, सेलर्स ने यहाँ पे एक बार यहाँ पे सेलिंग की उन्होंने, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की, फिर फोर्थ टाइम यहाँ पे भी उन्होंने सेलिंग की। तो इतना सेलिंग करने के बाद तो सेलर्स वीक पड़ेंगे ना। उनके पास जिस भी टाइम पे उनको मौका मिल रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार उन्होंने जो सेलिंग ऑर्डर डाले, तो वो वीक तो पड़ रहे हैं ना। अगर उनको मार्केट को गिराना होता तो यहाँ से सीधा डाउन ट्रेंड में लेते आते, तो डाउन ट्रेंड में ला नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि सेलर्स अब वीक पड़ रहे हैं। उसके पीछे का सेकंड रीजन ये भी होगा, अगर आप निफ्टी को देखें तो इसके जो लोज हैं, जैसे निफ्टी का जो ये लोज है, अब ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ है। अगर हम लोग अच्छे से देखें, निफ्टी का ये जो लो है, ये वाला लो, इस लो से ऊपर ये लो है, और यहाँ पे आके रेजिस्टेंस के पास प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे देखें क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आई, एक वीक यहाँ पे आई, सेकंड वीक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको मिल गया,
यहाँ पे से फॉल हो गया, उसके बाद यहाँ पे तो जैसे इस जोन में आई सेलिंग प्रेशर आया, फॉल हो गया, यहाँ पे आई, यहाँ पे से एक बार नीचे आई, फिर ऊपर जाके अप्रोच किया, लेकिन ये जोन में आई, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। जो मतलब रिटेल ट्रेडर्स थे, जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, उन्होंने जो बाइंग की यहाँ पे से, तो यहाँ पे से नीचे आ गई। लेकिन अभी अगर यहाँ पे देखें, अगर एक आध वीक भी निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, अगर निफ्टी यहाँ पे एक वीक भी सस्टेन और कर जाती है, एक दो वीक, क्योंकि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इसको ब्रेक करने के। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तो ये जो जोन है, ये 4 बार ऑलरेडी हिट हो चुका है, 4 बार ये जोन हिट हो चुका है, और ये फिफ्थ टाइम है। तो फिफ्थ टाइम जब भी कोई सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का जोन हिट होता है, तो ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ब्रेक कर देगा उस जोन को। एक रीजन ये। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि इसके जो लो है, ये जो निफ्टी का जो ये लो है, अभी ये लो जो है, इस लो से ऊपर बना, ये लो देखें, ये लो से ऊपर ये लो बना, उसके ऊपर ये वाला लो बना। अगर इसके लोज को पकड़ें, तो एक बार, दो बार, और ये थर्ड टाइम। पहले से देखें, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो 3 बार जो ये ऊपर गई है निफ्टी, तो यहाँ से कोई एक सपोर्ट का जोन होगा, ये एक रेजिस्टेंस था, जो प्राइस नीचे आए, तो ये एक सपोर्ट का जोन हो गया। तो यहाँ पे जो इस सपोर्ट जोन से प्राइस ऊपर गई है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे से जो बाइंग आई है, बाइंग आने के बाद मार्केट इसको यहाँ पे लेके गई, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा नीचे आई, नीचे निफ्टी आई है, तो ये वाला जो लो है, इस लो से तो ऊपर है ना ये वाला लो, इस लो से ऊपर है ये वाला लो। और उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक चीज और देखें कि जो इसके हाईज है, हाई, ये हाई जो है, ये वाला, ये जो एक हाई है, उसके बाद इस ये नीचे है, उसके बाद न्यू हायर हाई बनाया इसने, फिर नीचे आई, तो ऐसा मान सकते हैं अब ये और ऊपर जाके यहाँ पे एक और हाई बनाए। तो ये सब चीजें देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर मार्केट जा सकती है। तो अभी निफ्टी किस फॉर्म में चल रही है, अगर पैटर्न जो निफ्टी का क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये एक रेजिस्टेंस का कोई एक जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, निफ्टी इसको हिट करके नीचे आई, फिर हिट की नीचे आई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये वाला जो सपोर्ट जोन था, ये वाला जो सपोर्ट जोन है, इसको एक बार निफ्टी ने ब्रेक किया है, इसको निफ्टी ने एक बार ब्रेक किया है, थर्ड टाइम पे ही शायद ब्रेक किया है, ये यहाँ पे ब्रेक किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टाइम यहाँ पे इसने ब्रेक किया, और यहाँ से जो बाइंग आई है, तो फिर मार्केट कहाँ तक गई है, मार्केट जो गई है यहाँ तक गई है, ऐसा भी हम समझेंगे। उसके बाद फिर नीचे आई है, और अब ये यहाँ पे है, तो ये वाला जो लो है, इस लो से तो ऊपर है ना ये वाला लो, देखें यहाँ पे, ये वाला जो लो है, इस लो से ऊपर है ये वाला लो, ये वाला लो ऊपर है। अब क्या हुआ है कि ये यहाँ पे आई, मैंने एक ये छोड़ दिया, अब ये यहाँ पे आई, तो ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, ये वाला जो रेजिस्टेंस का ये जो जोन है, तो ये ब्रेक होने का चांसेस क्या क्यों ज्यादा है? पहला रीजन क्या है कि ये 4 टाइम हिट हो चुका है, 4 बार ऑलरेडी ये जोन हिट हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे प्राइस आके रुक गई, अगर इसको नीचे आना होता, तो ये ऐसे आ जाती, सेकंड वीक बड़ी सी बेयरिश सिंगल पैटर्न बनाता और नीचे आ जाता। लेकिन ये हम कब समझेंगे कि ये यहाँ पे ही सस्टेन करेगी? ये ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से रिवर्सल दे दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल दे दे। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी जो होती है, तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे जो निफ्टी इस जोन में कंसोलिडेट करे, ये जो एक जोन है निफ्टी का, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इसको थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और यहाँ तक ये आ सकती है, यहाँ पे एक इसका सपोर्ट है, तो यहाँ पे आके अगर इस जोन में, पूरा इस जोन में ये कंसोलिडेट करती है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये ब्रेक करके, अब इस जोन को ब्रेक करके ये ऊपर जाएगी मार्केट। तो एक बात ये है कि कभी भी कोई भी सपोर्ट 4 टाइम जब हिट हो जाता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, इसको याद रख लें, 4 बार हिट हुआ, इसको याद रख लें। उसके उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात, ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, दूसरी बात, और तीसरी बात ये है, थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट, हायर लोज, हायर लोज। तो ये 3 4 पॉइंट है, इसको याद रखें। जब भी कोई सपोर्ट 4 टाइम हिट होगा, जैसे यहाँ पे एक ये सपोर्ट है,
या रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आ रही है, आके नीचे चली गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे चली आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, उसके बाद नीचे आए फिफ्थ टाइम। जब फिफ्थ टाइम ये हिट होगी तो ये ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा है। एक पॉइंट ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ टाइम्स हिट होने वाला। दूसरा कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन का क्या है कि अगर ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस से प्राइस आई, नीचे आ गई, फिर गई, नीचे आ गई, उसके बाद क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पे से ये ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। ये दूसरा। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर ये एक रेजिस्टेंस, ये कोई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइस आई और यहाँ से सेलिंग आ रही है, लेकिन इसके जो लोज हैं ये ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, इसके जो ये लोज हैं ये ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे से भी ब्रेकआउट होने का चांसेस ज्यादा है। जैसे अगर यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बनाएं, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन अगर बन रहा है, तो इसके लोज देखिए, लोज क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ये लो से ऊपर ये वाला लो, फिर इस लो से ऊपर ये वाला लो, फिर इस लो से ऊपर ये वाला लो, तो इसके लोज जो है ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखें। और एक पॉइंट और इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ। एक पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट, एच एल मीन्स हायर लोज। और एक पॉइंट और, विक्स उस जोन पे बनेंगे, विक्स बनेंगे। अभी क्या है कि जैसे ये एक जोन है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आई, नीचे आ गए, और उसके बाद प्राइस इसी जोन पे है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटी छोटी इंडिसीजन कैंडल बन रही है, और इसके जो विक्स है ये ऊपर है। ये सही से नहीं बन रहा, इसको मुझे थोड़ा छोटा करना चाहिए। जैसे प्राइस यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो जोन है, इस जोन पे विक्स बन रहे हैं। जो प्राइस है यहाँ पे विक्स बना रही है। अभी जैसे यहाँ पे हम मान लें कि ये एक शूटिंग स्टार हो गया, या फिर ये एक डोजी हो गई, ये एक डोजी हो गई, या कोई भी एक पैटर्न बने, लेकिन उसकी बॉडी नीचे हो और की जो विक्स है वो ऊपर लंबी लंबी है, तो उससे भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस जोन से रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल्स बन रही है। तो उसके बाद हम लोगों को ट्रेड कब लेना है, जब इसका ये लो या बॉडी ये ब्रेक होके एक रेड कैंडल हमें मिल जाए, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा अब यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। तो जो शॉर्ट सेलर्स होंगे वो लोग यहाँ पे इस कैंडल के लो लो पे शॉर्ट करेंगे और प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगी। क्लियर है ना सबको ये? यस। किसी को इस पे कोई यस डाउट? सर। नो। अभी मैं सर आपको कंसोलिडेशन का रेंज कितना होगा? मीन्स कंसोलिड काफी टाइम स्टॉक में बहुत लंबा कंसोलिडेशन होता है ना। देखिए, कंसोलिडेशन का कोई ऐसा रेंज फिक्स नहीं है, मतलब उसका जो टाइम, आपका यही कहना ना कि वो कितने टाइम तक कंसोलिडेट करेगी, यही ना? आप यही जी कहना। सर। देखिए, कंसोलिडेशन में क्या है, जैसे अगर एक ये रेजिस्टेंस है, हम लोगों को उन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। जैसे यहाँ पे कोई एक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस, ये हमारा एक, अब यहाँ पे प्राइस आके कंसोलिडेशन कर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है ये काफी ज्यादा टाइम कंसोलिडेशन करे। तो कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब तक ये जो जोन है इसका, जब तक ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, जैसे मैं, एक मिनट, इसको मैं दूसरे से बनाता हूँ। जैसे ये हमारा एक कंसोलिडेशन का जो ये जोन है, जब तक ये जोन का ब्रेकआउट नहीं आए तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो उससे हम लोगों को उतना मतलब नहीं है कि ये कितना टाइम तक कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जितना ज्यादा टाइम कंसोलिडेट करेगा कोई भी स्टॉक, उसका चांसेस उतना ज्यादा होता है अप मूव या डाउन मूव देने का। अगर प्राइस यहाँ पे, मैं दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे प्राइस चल रही है एक जोन में, ठीक है, ये कोई एक जोन है, सपोर्ट का जोन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आके ये कंसोलिडेट कर रही है।
ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कितना, अगर मान ले यहाँ पे वीकली है, ये 4 वीक इसने 1 महीने का कंसोलिडेशन किया, तो यहाँ से जो डाउनफॉल आएगा ना, तो वो अच्छा डाउनफॉल आएगा। लेकिन अगर यही है कि यहाँ पे एक और अगर हम जोन बनाए, यहाँ पे जैसे हमारा एक जोन और है, अब वहां पे इसने 4 वीक 1 महीने कंसोलिडेट किया और यहाँ पे 2 वीक ही कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे से जो ब्रेकडाउन आएगा ना, उसका टारगेट थोड़ा कम होगा। जितना टाइट कंसोलिडेशन होता है, जितना ज्यादा प्राइस कंसोलिडेट करेगी, जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो उतना ज्यादा बड़ा मूव देता है। समझ रहे हैं बात को? अगर निफ्टी यहाँ पे काफी टाइम जी सर। कंसोलिडेट करेगी, Yes. काफी टाइम कंसोलिडेट करेगी, अगर 1 मंथ और कंसोलिडेट करती है निफ्टी, तो इसका जो मूव आएगा ना, ये बहुत बड़ा आएगा। लेकिन अगर निफ्टी 2-3 मतलब 2 ही वीक के बाद मूव देगी, तो वो उतना ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंसोलिडेशन कब होता है मार्केट में, मार्केट साइडवेज कब होती है, जब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो या तो अपना जो सौदा है वो रिटेलर्स को चिपका रहे होते हैं, या फिर वो बाय कर रहे होते हैं। तो इससे हम लोग कंसोलिडेशन से यही कंफर्म नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ से अप मूव या डाउन मूव वो आएगा। देखो ऐसे कंसोलिड बोल रहे जी, थे। म्यूट कर लें आप लोग अपने साइड से। कोई क्वेश्चन है क्या? No. ओके। तो कंसोलिडेशन का क्या है मैं बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन का ये एक जोन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, प्राइस इसी जोन में चल रही है, तो इससे हम लोग ये कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि ये अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में है तो ये ऊपर ही जाएगी प्राइस। अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो ये काफी नीचे आएगी, लेकिन अगर प्राइस ऊपर चली जाती है तो ये काफी ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Yes. तो ये यस सब सर, जो समझ चीजें में। हैं, इन सबको आपको हमेशा जहन में अपने रखना है, माइंड में हमेशा ये सब चीजें आपके रहनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये उषा मार्टिन का, ये जो स्टॉक है, अभी क्या हुआ इसमें, शायद उसके बाद शायद उसे भी ज्वाइन की थी। ये ये हमारा वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें ये स्टॉक, तो ये कितने टाइम से इस जोन में ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखें तो ये जो हमारा है, ये काफी टाइम से इसी रेजिस्टेंस के पास है। और इसके जो लोज हैं, जैसे ये वाला लो है, उसके ऊपर ये वाला लो बना, उसके ऊपर ये वाला लो बना, तो लोज भी उसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो है काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ये यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब अगर ये जो अपसाइड मूवमेंट देगा ना, ये तो काफी ऊपर जाएगा। ये यहाँ से अगर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो ये काफी ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिनोरा का चार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे उसके बाद इसने मूवमेंट दिया, तो ये काफी अच्छा मूवमेंट आया। तो अगर वीकली पे हम देख रहे हैं तो हमें इस वजह से ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। अगर हम इसको डेली पे शिफ्ट करें, अगर हम इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दें, अब हम इसको देखें, ये यहाँ पे, ये अब यहाँ पे देखें इसको, वापस करो करना था। ये तो ये यहाँ पे देखिए काफी टाइम तक इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन बात किया। करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो चार्ट है, यहाँ पे बात अगर आप करेंगे। देखें तो म्यूट कर लें अपने साइड से, यहाँ पे देखिए ये काफी टाइम तक इस जोन में कंसोलिडेट किया। उसके बाद इसने सीधा गैप अप ये ओपन हुआ, उसके बाद इसने कुछ नहीं, वो प्रॉपर इसीलिए रिटेस्ट किया पूछने और यहाँ से काफी हाँ, ऊपर चला गया। ये पूछने के लिए वो दीदी और पता नहीं क्या क्या फिर अपने साइड से आप लोग म्यूट कर दें, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना हो। ठीक है, तो ये काफी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद जो इसने मूवमेंट दी तो काफी ऊपर ये गया। अगर यहाँ पे रिटेस्ट पे जो ये कैंडल है, ये तो हमारे लिए, ये अगर कंफर्मेशन पे जो लोग ट्रेड कर रहे होते यहाँ पे अगर बाय करते तो ये यहाँ तक का टारगेट दिया 40-50% का। और ये मूव कितने दिन में दिया, तो 1 2 3 4 5 कैंडल, 5 कैंडल इसने यहाँ तक का मूव दे दिया। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, जितना टाइट कंसोलिडेशन होता है
उतना ज्यादा चांसेस होता है अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी हो उसके ज्यादा बड़े मूव देने का। और आपको हमेशा कैंडल्स की स्ट्रेंथ देखनी होती है। कैंडल्स की स्ट्रेंथ कैसे हम देखेंगे, जैसे अगर यहाँ पे कोई एक मतलब मार्केट है अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड उसका कितना ज्यादा अच्छा या कितना ज्यादा कमजोर है वो कैसे पता चलेगा, वो उसके कैंडल्स के मूव से और टाइम ड्यूरेशन से। मोर मूव लेस ड्यूरेशन, टाइम कम रहेगा मूव ज्यादा बड़ा रहेगा, तो वो एक स्ट्रेंथ बायर्स या सेलर जो भी उनका स्ट्रेंथ शो करता है। अब जैसे यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, ये हमारी ग्रीन कैंडल बनाते हैं, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल, ये ऐसी 3 ग्रीन कैंडल्स हैं। और यहाँ पे अगर देखें प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पे काफी सारी कैंडल्स है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर से यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बार गैप अप होके मार्केट नीचे आई, फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, इसको भी हम लोग रेड कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल, और फिर से एक ग्रीन कैंडल। तो इस दोनों में बायर्स इस बायर्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो है ये मूव यहाँ से यहाँ तक का जो ये मूव है ये 3 कैंडल में आया, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो इसने मूव दिया ये कितनी कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल। तो लेस कैंडल मोर मूव, कम कैंडल ज्यादा मूव, वो बायर्स की या सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाता। तो ऐसे ही अगर मार्केट फॉल हो रही है, अगर यहाँ पे 3 कैंडल में मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाती है, ठीक है, और एक केस ये, और सेकंड केस क्या है कि सेकंड केस में ये होगा कि जैसे ये हमारा इसमें सेकंड केस था, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नीचे आ रही है लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे सेकंड केस में ये मार्केट नीचे आ रही है, एक कैंडल हमें अच्छी मिल गई, बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी बड़ी, और ऐसे ही करते हुए ये थोड़ा स्लोली नीचे आ रही है। और फाइनली फिर ये इस जोन पे आ जाती है एक रेड कैंडल के साथ। तो इस दोनों ने मूव तो सेम दिया ना, मूव तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का -10% का मूव है, -10% का मूव है, और यहाँ से यहाँ भी -10% का मूव है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे 3 कैंडल में 10% गिर गए, और यहाँ पे 5-10 कैंडल लगा इसको 10% गिरने में। तो इससे तो ये समझ में आ रहा ना कि सेलर्स की स्ट्रेंथ इस वाले में ज्यादा है, ये जो केस है तो इसमें सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, पहले केस में इसमें बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा थी। तो ये सब चीजें भी आपको देखनी होती है। यहाँ से जो डाउनफॉल आया, ये जैसे यहाँ पे गई और यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आए, तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे कितने कैंडल में आई, यहाँ से ये जो मूव है, जैसे यहाँ से यहाँ ऊपर जाने में इसको कितनी कैंडल लग गई, इस जोन में, इस जोन से ये जो ऊपर गई है तो इसको कितनी सारी कैंडल्स लग गई। लेकिन यहाँ से जो ये मार्केट नीचे आई है तो 3 कैंडल में नीचे आ गया, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग आया। ये जो कैंडल की विक है ये देखिए कितनी नीचे, कितनी लंबी विक है ये ये वाली जो विक है ये कितनी लंबी है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। लेकिन वही है कि ऊपर जा रही है लेकिन स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं, तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड लेना उतना सही नहीं रहेगा। ऊपर जाएगा, स्टॉक का क्या है कि कोई भी स्टॉक देखिए वो ऊपर जाएगा, लेकिन सिर्फ ऊपर जाना नहीं, हमें सेफ ट्रेड लेना है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल थी ये कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ से कितना इसने 5-10 कैंडल का मूव एक ग्रीन कैंडल ने
दे दिया था। उसके बाद सेकंड डे ये गैप अप हुई और उसके बाद फिर ऊपर गई। तो ऐसे स्टॉक्स में, मतलब अभी तो ये ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों का ट्रेड करना सही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बस बताने के लिए ये सब दिखा रहा हूँ। ये निफ्टी के चार्ट पे आते हैं वापस से। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें क्या क्या देखना होता है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या देखना होता है? ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम लोगों को मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। उसके बाद हमें लाइन चार्ट पे आना, और जहाँ पे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं बस उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक इजिली कनेक्ट हो रहा है, या अभी हम यही देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये 3 पॉइंट तो हमें मिल गए। 1 2 3 3 पॉइंट मिल गए। उसके बाद हमें कैंडल्स पे आ जाना है और उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। अगर हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो हम लोगों का, अगर अभी तो मैं तो इसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कैसे इसमें आना है? आप लोगों को अभी पैरेलल चैनल बनाना है। ये जो है पैरेलल चैनल है, इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे आपका चैनल बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा आपका चैनल। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि निफ्टी इसको रिस्पेक्ट दे रही है। एक बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया और फिर नीचे आ गए, और फिर इसको ब्रेक किया, और ये नीचे यहाँ पे कोई एक सपोर्ट जोन होगा, वहां पे इसने सपोर्ट लिया है। ये इस जोन पे इसने सपोर्ट लिया है। इसका एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, इस पे इसने सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ से ऊपर चली गई है। अभी डे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो निफ्टी यहाँ पे कितनी अच्छी हैमर बनाया है निफ्टी ने, और ये जो है एक सपोर्ट जोन ही है। ये एक सपोर्ट जोन है। तो अब हैमर को आपको ट्रेड कब करना है? जब कंफर्मेशन कैंडल हो। तो यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है तो फिर हम समझेंगे कि ये यहाँ से फिर ऊपर जाएगी निफ्टी। इंडेक्स की जो मूवमेंट होती है, जो इंडेक्स की मूवमेंट होती है, तो वो कैसी होती है कि इंडेक्स बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं देते हैं। इंडेक्स के लिए अगर 2 4 5% भी बढ़ गए तो वो एक बड़ा मूव है। अभी मैंने आपको बोला कि हैमर को हमें कंफर्मेशन पे ट्रेड करना, लेकिन उससे पहले एक सिनेरियो और है यहाँ पे, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी यहाँ से क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो मूव निफ्टी ने दिया, तो ये कितनी कैंडल्स थी? 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स ने मूव दिया। और यहाँ से जो मार्केट नीचे आई तो कितने कैंडल्स में आई है? 1 2 3 कैंडल में मार्केट नीचे आई। अब निफ्टी अगर ऊपर भी जाती है तो वो ठीक है, ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। तो ये सब चीजें भी देखना है, क्योंकि मार्केट में अगर काम करना है तो स्टॉक मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी पे है। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने जिसने भी पढ़ी हो तो उनको पता है कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कुछ कंफर्म नहीं होता है। अगर दो नंबर है एक डाइस पे, 1 और 2, ठीक है, उस डाइस को अगर हम लोग पलटाते हैं तो 50-50% चांस है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही प्रोबेबिलिटी काम करती है, कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपना रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ये नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये ऊपर जाएगा तो इसी में सारे पैसे हमने डाले, नहीं। वो जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की क्लास लूंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि कल से जो है हम लोग थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स भी देखेंगे। ऐसे इंडिकेटर्स में और प्राइस में अगर आप देखें तो हमेशा पहले आपको प्राइस ही चाहिए, उसके बाद इंडिकेटर्स आपके काम आएंगे। लेकिन होता क्या है कि इंडिकेटर्स क्या है, वो इंडिकेशन देते हैं। अभी जैसे आप लोग नए हैं लर्निंग के टाइम पे, तो आप लोग प्राइस को उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी है। लेकिन जब 1 साल 2 साल आप मार्केट के अंदर रहेंगे तो फिर आपको समझ में खुद आ जाएगा कि इंडिकेटर्स जो है वो प्राइस के बाद ही बताता है। जो सिग्नल देते हैं वो प्राइस के बाद ही सिग्नल देते हैं। इंडिकेटर्स में मुझे पर्सनली, मैं आरएसआई यूज करता हूँ। आरएसआई यूज करता हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये हमारा एक आरएसआई हो गया। उसके बाद मूविंग एवरेज, फिबोनाची, और पिवट लेवल्स, पिवट पॉइंट्स। ये कुछ इंडिकेटर्स मेरे पास है। SMA बाई KGS, ये एक इंडिकेटर है जिसमें आपको सारे मूविंग एवरेज EMA सब मिल जाएंगे।
और एक वॉल्यूम, ये जो इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम, ये तो ये जो 5 इंडिकेटर है मैं बस यही देखता हूँ। उसमें भी क्या है कि ये मैं पिवट पॉइंट्स कब देखता हूँ, जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे हो रही है। जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे चलेगी तो मैं पिवट पॉइंट्स लगाता हूँ, वरना मैं पिवट पॉइंट्स नहीं यूज करता हूँ। वॉल्यूम और मूविंग एवरेज और आरएसआई और फिबोनाची मैं ज्यादा यूज करता हूँ। फिबोनाची कब यूज करता हूँ, जब मार्केट हमारी अप ट्रेंड में रहेगी तब मैं फिबोनाची यूज करूंगा। और फिबोनाची के मैंने बहुत कम नंबर्स रखे हैं। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं तो मेरे इसमें कितने नंबर्स हैं, जो लोग यूज करते होंगे उनको समझ में आएगा। ये मेरे इसमें यहाँ पे बस ये 3 रेशियोज है इसके, 38, 50 और 61। बस ये 3 ही रेशियो मैं यूज करता हूँ, उसके अलावा और कोई रेशियो यूज नहीं करता हूँ। और उसके साथ भी मैं बहुत चीजें देखता हूँ उसमें, मतलब मूविंग एवरेज किसी ईएमए का सपोर्ट है या नहीं है, और ये कोई एक सपोर्ट जोन है या नहीं है, ये सारी चीजें देख के ही मैं इंडिकेटर्स पे बिलीव करता हूँ। तो इंडिकेटर में क्या है कि इंडिकेटर से आपको बस इंडिकेशन लेनी है, और मेरे हिसाब से ये इंडिकेटर्स जो मैंने अभी बताया, यही इंडिकेटर्स आपके लिए काफी हैं। और जिनको डाइवर्जेंस वॉल्यूम में अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो वो लोग MACD मैकडी यूज कर सकते हैं डाइवर्जेंस देखने के लिए। मैकडी में वो क्रॉसओवर वगैरह नहीं, आपको सिर्फ डाइवर्जेंस चेक करना है।